प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप? ज्योतिष में जब आप आगे बढ़ते हैं तब आपको अभ्यास से और अनुभव से कुछ सूत्र प्राप्त होते हैं। वही सूत्र आपसे मैं आज साझा करने की कोशिश करूंगा। अगर ये सूत्र आप समझ गए तो इसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग में ला सकते हैं और अच्छी प्रिडिक्शंस भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ सूत्र आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सूत्र है वृषभ राशि का यानी टॉरस का। कुंडली में जहां पर भी टॉरस होता है यानी कि जहां पर भी वृषभ राशि विराजमान होती है तो उस हाउस के संदर्भ में व्यक्ति बहुत ज्यादा बातें करता है और वो जो बातें करता है उसे उस हाउस के बारे में, उस हाउस की सिग्निफिकेंस के बारे में उसे बहुत ज्यादा चर्चा करने की आदत होती है। और वो जो बातें करता है, चर्चा करता है, उसमें एक अभिमान झलकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो अगर दशम भाव में वृषभ राशि यानी कि टॉरस है तो निश्चित तौर पर यह व्यक्ति अपने करियर के बारे में बहुत ज्यादा बातें करेगा। और जो बात का एक नेचर होता है वो अभिमान उससे झलकता है कि वो अपने करियर के बारे में बातें करेगा कि मैं करियर में ऐसा कर रहा हूं, मैं किस करियर में इस प्रकार से मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये हुआ वो हुआ। और उसमें कुछ ना कुछ तो एक प्राउड अभिमान झलकेगा। तो इस प्रकार से होता है। अगर 11th हाउस में वृषभ राशि है तो ऐसा व्यक्ति अपने इनकम के बारे में, प्रमोशन के बारे में ज्यादा बातें करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी बातें करेगा और अपने दोस्तों के बारे में भी बातें करेगा। अगर अष्टम भाव में टॉरस है तो ऐसा व्यक्ति ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि समाज में ये बदलाव होने चाहिए, वो बदलाव होने चाहिए, इसके बारे में ज्यादा बातें करेंगे। अगर फिफ्थ हाउस में है तो अपने बच्चों के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में वो ज्यादा बातें करेगा और उसमें कहीं ना कहीं तो एक अभिमान झलकेगा। ठीक इसी प्रकार से हम चलते हैं दूसरे सूत्र की तरफ। तो दूसरा सूत्र यह है कि देखिए, वीनस दो चीजें को दो दो जो वीनस के पहलू होते हैं उसे समझिए। पहला है फाइनेंस और दूसरा है वुमेन्स यानी कि फीमेल्स। यानी कि जो वीनस होता है वो हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं तो फाइनेंस को ट्रिगर करता है। कुंडली में जहां पर भी वीनस होता है तो वीनस से, उस भाव से व्यक्ति इनकम, फाइनेंस को अर्जित कर सकता है। तो जिस भाव में वीनस हो कुंडली में, उस भाव के संदर्भ में अगर व्यक्ति, उस भाव के सिग्निफिकेंस के संदर्भ में अगर व्यक्ति कुछ महिलाओं के बारे में अच्छी चीजें करता है तो उस भाव के संदर्भ में उस व्यक्ति का फाइनेंस ट्रिगर होता है। यानी अगर वो सही तरीके से सम्मान करता है महिलाओं का तो निश्चित तौर पर उसका फाइनेंस ट्रिगर होता है। अगर वो कहीं ना कहीं तो डिसरिस्पेक्ट करता है तो डायरेक्टली इंपैक्ट फाइनेंस के ऊपर होता है। तो किस प्रकार से? तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते, अगर दशम भाव में वीनस, शुक्र विराजमान है दशम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति ने अपने जॉब के एनवायरनमेंट में, अपने ऑफिस में जो महिलाएं होती है उनका सम्मान करना चाहिए। अगर वो सम्मान करता है तो डेफिनेटली उसका करियर भी आगे बढ़ेगा फाइनेंस के साथ, यानी कि फाइनेंशियल इनकम उसकी बढ़ सकती है करियर के माध्यम से। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर महिलाओं का डिसरिस्पेक्ट करता है अपने अपने वर्किंग जोन में तो निश्चित तौर पर नकारात्मक इंपैक्ट फाइनेंस के ऊपर आ जाता है और जिस कारण उसे फाइनेंशियल टेंशंस आ सकती है या डाउनफॉल महसूस हो सकता है। अगर 11th हाउस में वीनस है तो निश्चित तौर पर जो सोसाइटी में महिलाएं होती है उनका सम्मान करना चाहिए, या फ्रेंड सर्कल में जो महिलाएं होती है उनका सम्मान करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जैसे फिफ्थ हाउस में वीनस है तो एजुकेशन सेक्टर में जो महिलाएं उनका सम्मान करना चाहिए, या आप कला के क्षेत्र में है या कहीं आर्ट के क्षेत्र में है तो आपको उस क्षेत्र के बारे में महिलाओं का अवश्य ही सम्मान करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम शाहरुख खान की कुंडली को देखते हैं तो ये देखिए, इनके कुंडली में पंचम भाव में वीनस है यानी कि शुक्र है। तो शाहरुख खान के बारे में यह कहा जाता है कि वो महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं उनके क्षेत्र में।
तो नतीजा आपके सामने है। ठीक इसी प्रकार से आपको इस सूत्र को जानना है और इसे इंप्लीमेंट करना है कि कहां पे वीनस है और किस तरीके से फाइनेंस ट्रिगर हो सकता। अगर सेकंड हाउस में वीनस है तो जो कुटुंब में महिलाएं, फैमिली में, उनका अवश्य सम्मान करना चाहिए, फूड का सम्मान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति ने कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए या डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो होता है तो निश्चित तौर पर उसका नकारात्मक प्रभाव कहीं ना कहीं तो फाइनेंस के ऊपर आ सकता है। इसीलिए रिस्पेक्ट अवश्य ही करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं तुला लग्न के बारे में एक सूत्र है। सूत्र यह है कि तुला लग्न के जातक कभी भी अपना जो इनकम होता है या फाइनेंशियल अर्निंग होती है वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते। वो हिडन रखने की कोशिश में लगे रहते या हिडन रखते हैं। दूसरा यह है कि तुला लग्न की जातक को हमेशा कहीं ना कहीं तो फाइनेंस की टेंशन्स रहती है। अगर उनके पास पैसा है तो भी वो बेहतर मैनेज नहीं कर पाते या कुछ ना कुछ तो आपको गड़बड़ दिखेगी उनके बिहेवियर में। फाइनेंशियल अप एंड डाउन उसके जीवन में रहते हैं। अगर फाइनेंस उनके पास है तो भी कहीं ना कहीं तो उनके जो जीवन में फाइनेंशियल मिसमैनेज आपको देखने को मिले। क्यों? क्योंकि ये दो कारण है इसके। पहले तो काल पुरुष कुंडली की जो वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो की राशि अष्टम भाव की है वो तुला लग्न के द्वितीय भाव में आती है। और ठीक काल पुरुष कुंडली की जो द्वितीय भाव की टॉरस वृषभ राशि है वो तुला लग्न के अष्टम भाव में आ जाती है, जिस कारण इनको फाइनेंस में तकलीफ बनी रहती है। अच्छा फाइनेंस होने के बावजूद भी, और वो अपने इनकम को कहीं ना कहीं तो हिडन रखना चाहते हैं। आप देखेंगे कहीं ना कहीं तो ये कुछ ना कहीं कहीं तो लगे रहे फाइनेंस के कारण, तो ये होता है। दूसरा यह है कि नेक्स्ट सूत्र यह है कि वीनस अगर अष्टम भाव में है, वीनस अगर अष्टम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को उसकी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ भी आगे जाकर बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है फाइनेंशियली या उसके करियर में या उसके जो एम्स होते हैं, गोल्स होते हैं उसके जीवन में, उसमें वो सहायभूत रहती है। नेक्स्ट सूत्र ये है अष्टम भाव के रिलेटेड ही, जो भी प्लैनेट्स अष्टम भाव में है उस संबंधित जो चीजें आपको कोई व्यक्ति बताता है उस सिग्निफिकेंस के रिलेटेड उसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं तो उसका नकारात्मक इंपैक्ट अष्टम भाव के प्लैनेट्स के ऊपर आ जाता है। जैसे अगर वीनस अष्टम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति के पास अगर कोई न्यूज है रिलेशनशिप के बारे में, हिडन न्यूज किसी के बारे में, तो उसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर मरकरी है तो किसी डॉक्यूमेंटेशन के खिलाफ, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में न्यूज है या उसे मालूम है कोई हिडन चीज, तो उसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर सन है तो किसी के रिस्पेक्ट के बारे में, फादर के बारे में उसे मालूम है सीक्रेट, तो उसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अगर सैटर्न है तो किसी के जॉब के बारे में, करियर के बारे में किसी को किसी ने बताया है तो उसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट नकारात्मक अष्टम भाव में जो प्लैनेट्स है उनके ऊपर हो जाता। तो इस प्रकार से आपको चीजें याद रखने की जरूरत होती है। अगर आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व कीजिए अष्टम भाव के बारे में, ये चीजें आपको अवश्य ही महसूस होगी। दूसरा नेक्स्ट सूत्र ये है, ये स्पेशली वीनस और मार्स लगना के लिए, यानी कि जिस कुंडली में वीनस या मार्स लग्नेश होकर सब 7th हाउस में होते हैं, वीनस और मार्स लग्नेश बनकर 7th हाउस में प्लेस होते हैं, तो ऐसे कुंडली में जातक सेक्सुअल लाइफ को ही मैरिड लाइफ समझता है। यानी कि उसका जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि वो अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में वो सेक्स को या लैंगिकता को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है। अगर उसके जीवन में कहीं ना कहीं तो
लैंगिकता में कमतरता आई तो वो समझता है कि मेरा जीवन डिस्टर्ब हो गया, अभी कुछ रहा नहीं। इस प्रकार की मेंटेलिटी होती है। तो ये ज्यादातर लोग अपने, उनका माइंडसेट ये होता है कि सेक्सुअल लाइफ ही मैरिड लाइफ है। दूसरा, ये मर्क्यूरी और मार्स के लिए, सेवंथ हाउस के लिए कुछ जो चीजें होती है, जैसे मर्क्यूरी अगर सेवंथ हाउस में है या 11th हाउस में भी है, तो ऐसे व्यक्ति बेडरूम में, खास तौर भी बेडरूम में, या फिर अपोजिट सेक्स के जो लोग होते हैं, यानी कि अगर पुरुष है तो महिलाओं के साथ, ये बातें ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन ये जैसे पर्सनल रिलेशन में, जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी में ये इंटरेस्टेड नहीं होते, ये सिर्फ बातें ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर मार्स 7th हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति बातचीत पे भरोसा नहीं करते, वो एक्टिविटी पे ज्यादा भरोसा करते। तो ये होता है मर्क्यूरी और मार्स के बीच का सूत्र। तो इस प्रकार से आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। और ये जो सूत्र होता है, ये गुण मिलन में ज्यादा काम आता है, क्योंकि गुण विलन करते वक्त ये चीजें देखना बहुत आवश्यक होता है। दूसरा, जहां पर भी कुंडली में जेमिनी हो, जेमिनी राशि जहां पर भी कुंडली में हो, उस भाव के संबंधित काम करने से आप आपकी जिंदगी में खुश रहते हैं, आप हैप्पीनेस को महसूस करते हैं, आपको लगता है कि ये मेरा पैशन है। जैसे अगर 3rd हाउस में जेमिनी है, तो व्यक्ति अगर राइटिंग करता है या ट्रैवलिंग करता है, ड्राइविंग करता है, तो उसे एक जीवन में खुशी महसूस होती है। इस प्रकार से होता है। अगर 10th हाउस में जेमिनी है तो उसे वर्किंग कंडीशंस में खुशी महसूस होती है। 11th हाउस में तो दोस्तों से बातें करने से, सोसाइटी में घुल मिलने से उस व्यक्ति को खुशी महसूस होती है। तो इसलिए आप जहां पर भी जेमिनी है, उस संदर्भ में काम करना चाहिए। अगर 9th हाउस में है, तुला लग्न के लिए खास तौर पर 9th हाउस में होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा डेली टेंपल को विजिट करना चाहिए। आप देखिए, आपके उनकी जिंदगी में अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, बदलाव या खुशी देखने को मिलेगी। और वैसे भी हर व्यक्ति को हर दिन कहीं ना कहीं तो आसपास के मंदिर में जाना ही चाहिए। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी। तो ये हो गया। और जहां पर भी मरकरी होता है, नेक्स्ट सूत्र, तो वहां पर व्यक्ति बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट भी कर लेता है। दूसरा, मर्क्यूरी और मार्स के बारे में एक और सूत्र है। अगर मर्क्यूरी और मार्स कुंडली में लग्न में है, या 3rd हाउस में है, या फिर 10th हाउस में है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर कुंडली में मर्क्यूरी और मार्स कंजंक्शन में 1st हाउस में, 3rd हाउस में, 6th हाउस में, या फिर 10th हाउस में है, और उसमें से एक, यानी कि मर्क्यूरी या फिर मार्स मून का नक्षत्र लॉर्ड है, तो व्यक्ति बहुत ही शातिर होता है, मैनेजमेंट में, प्लानिंग में बहुत ही शातिर होता है। और ऐसे व्यक्ति खल योग से भरपूर होते हैं, यानी कि वो किसी को भी बैड इमेज के कारण, बैड चर्चा के कारण और नकारात्मक इमेज के कारण नीचे खींच सकते हैं। इनकी प्लानिंग बहुत ही शातिर होती है, तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। लेकिन वो अगर उस प्रकार के योग है तो ओके, तो इस प्रकार से आपको कुंडली में कुछ चीजें देखनी चाहिए। नेक्स्ट है मून का सूत्र। कुंडली में जहां पर भी मून होता है, यानी कि चंद्रमा होता है, वहां पर व्यक्ति ज्यादा इमोशनल डिसीजंस लेता है, वहां पे वो अस्थिर होता है, यानी कि फ्लक्चुएट रहता है, स्थिर नहीं रहता, उसे बदलाव चाहिए होते हैं। और वहां पर कुछ वो गुप्तता, यानी कि हाइड, कुछ चीजें छुपाने की कोशिश करता है। अगर अगर 10th हाउस में मून है, चंद्रमा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने वर्किंग कंडीशन में इमोशनल डिसीजंस लेता है, जॉब के भी इमोशनल डिसीजंस लेगा, अपने कलीग्स के साथ भी इमोशनल रहेगा,
इमोशनल कनेक्शन रहेगा। अगर फिफ्थ हाउस में तो अपने एजुकेशन के बारे में, अपने चिल्ड्रन के बारे में वो बहुत ज्यादा इमोशनल रहता है, अपने लव रिलेशंस के कारण बहुत ज्यादा, या लव रिलेशंस में वो बहुत ज्यादा इमोशनल रहता है, फ्लक्चुएट रहता है, यानी कि वो स्थिर नहीं रहते किसी एक चीज पर, और वो छुपाते रहते हैं चीजों को। अगर फिफ्थ हाउस में तो अपने रिलेशनशिप को छुपाएंगे, अपने एजुकेशन को हाइड करेंगे। 11th हाउस में तो अपनी इनकम को कहीं ना कहीं तो वो छुपाएंगे। सेकंड हाउस में तो फाइनेंस को। ठीक इसी प्रकार से 10th हाउस में तो अपने जो भी एक्टिविटीज होती है वर्किंग कंडीशन में, उसको वो छिपाने की कोशिश में लगे रह सकते। तो इस प्रकार से आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट सूत्र होता है, देखिए ये वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहां पर ज्यादा से ज्यादा सूत्र बता दिए जाए, तो आप अंत तक देखिए, क्योंकि ये स्पेशली जो लर्निंग स्टूडेंट है एस्ट्रोलॉजी के, उनके लिए एक खास तौर पर वीडियो है। राहु के तो बहुत ही अद्भुत सूत्र है, तो आप अंत तक देखते रहिए, आपको बहुत ही अच्छे सूत्र मिलेंगे। वीनस के बारे में एक सूत्र है, अगर वीनस षष्ठ भाव में है या फिर विर्गो यानी कि कन्या राशि में है, वीनस षष्ठ भाव में या विर्गो में है यानी कि कन्या राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर, खास तौर पर वाइफ के ऊपर डाउट लेते हैं। सिक्स्थ हाउस में है अगर वीनस है किसी पुरुष की कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा झगड़े करते हैं, या इनकी पत्नी इनसे झगड़ा करती है, मारपीट भी हो सकती है। अगर केतु के साथ है तो, वीनस केतु सिक्स्थ हाउस में है तो, अकेला वीनस है तो झगड़े हो सकते। विर्गो में वीनस है तो एक और चीज को याद रखिए, ऐसे लोग, इन लोगों का कैरेक्टर खराब नहीं होता, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल होते हैं। इनके बारे में लोग एक इमेजिन करते हैं कि एक ऐसे ऐसे हो सकता है, कंट्रोवर्सीज होती है इनके बारे में। ये सूत्र आप याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, जहां पर भी कन्या राशि होती है वहां पर आप विवादास्पद कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं और आप झगड़ा बहुत करते हैं। अगर 10th हाउस में कन्या राशि है तो आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट में आपके झगड़े ज्यादा होंगे। अगर 12th हाउस में है तो आपको ट्रैवलिंग में झगड़े हो सकते हैं, या फिर लेन देन के मामले में, कर्जे के मामले में आपके झगड़े हो सकते हैं। 5th हाउस में है तो चाइल्ड के साथ एजुकेशन में, 4th हाउस में तो घर में। अगर 4th हाउस में जिनकी भी मार्स है, तो ऐसे लोगों को कन्या राशि में, खासतौर पर लग्न में या 4th हाउस में, तो ऐसे लोगों को झगड़े के कारण मानसिक शांति मिलती है। इस प्रकार की भी चीजें होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट खास तौर पर देखिए सन के बारे में। अगर सन 7th हाउस में है, खास तौर पर सन, तो इन व्यक्ति को अपने लाइफ पार्टनर के साथ जब भी वो सोसाइटी में जाते हैं, या किसी फंक्शन में जाते हैं, या सोसाइटी में वो जाते हैं, तो इनको अपने लाइफ पार्टनर के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसी सिचुएशन खड़ी होती है या उत्पन्न होती है कि वहां पर इनका अपमान हो सकता है। और एक सूत्र है, नेक्स्ट सूत्र है, जिस भी भाव में, कुंडली में जिस भी भाव में सन राहु, सन केतु या चंद्र राहु एक साथ होते हैं, सन राहु या फिर सन केतु जिस भी भाव में होते हैं, तो उस भाव की सिग्निफिकेंस के कारण उस व्यक्ति को ग्रहण लग जाता है। इसे शब्दात मतलब कि आप एज इट इज मत लीजिए, इसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं। अगर 7th हाउस में सन राहु है या सन केतु है, विवाह के पश्चात ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में डाउनफॉल को महसूस करते हैं, तकलीफ या फिर स्ट्रगल को महसूस करते हैं। इनके जीवन में अचानक से विवाह के पश्चात तकलीफें और ज्यादा बढ़ती है, स्ट्रगल और बढ़ने लगता है, डाउनफॉल होता है, फाइनेंशियल टेंशन बढ़ती है। अगर सेकंड हाउस में है तो, 7th हाउस में है तो मैरिज के बाद डाउनफॉल होता है, तकलीफें होती है, ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। 5th हाउस में सन राहु है तो शायद एजुकेशन ही इनके लिए तकलीफदायक होता है,
एजुकेशन के कारण, यानी कि ऐसे लोग यूपीएससी या इस प्रकार के एग्जाम्स देते ही रहते हैं और एजुकेशन ही इनके लिए नकारात्मक बन जाता है। 10th हाउस में ये उतना काम नहीं करता। तो इस प्रकार से आपको देखना है। 11th हाउस में है तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स के कारण ही जीवन में ग्रहण लग जाता है, ऐसा भी हो सकता है। इस प्रकार से आपको इस सूत्र को याद रखना है कि उस सिग्निफिकेंस, उस हाउस के सिग्निफिकेंस के कारण उस व्यक्ति के जीवन में कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो संघर्ष को निर्माण करते हैं। इस प्रकार का आपको देखना है। राहु के बारे में एक सूत्र है। राहु राहु के बारे में जो सूत्र होता है, राहु के बारे में कुछ सूत्र यहां पर हम देखेंगे। धनु यानी कि सैगिटेरियस लग्न में अगर राहु है तो ऐसे व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो व्यंग उसके फिजिक्स में रहता ही है। अगर उसके फिजिक्स में व्यंग नहीं है, यानी कि दृष्टि में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के मन में व्यंग होता है, यानी मैं मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं तो आपको व्यंग महसूस होगा। व्यंग ऐसा नहीं कि फिजिक्स पे ही होता है, बॉडी के ऊपर व्यंग, क्षमा चाहता हूं, व्यंग व्यक्ति के मानसिक तौर पर भी होता है। ऐसे व्यक्ति की मानसिकता ठीक नहीं होती, उनकी सोच अलग ही रहती है। और खास तौर जब धनु लग्न में राहु होता है, ऐसे व्यक्ति जब भी मंदिर में जाते हैं तो इनके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, यानी कि उस देवता के खिलाफ ही इनके मन में विचार आएंगे। ये और एक चीज में, अगर लग्न में मार्स और राहु एक साथ हो, सैटर्न और राहु एक साथ हो, तो भी आप इस सूत्र को याद रखिए। अगर धनु का तो एक सूत्र हो गया, दूसरा सूत्र यह है, लग्न में मार्स और राहु एक साथ, सैटर्न राहु एक साथ, या फिर पंचम भाव में सैटर्न राहु एक साथ, मार्स राहु एक साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं तो नकारात्मक एनर्जी के कब्जे में आ सकते हैं, या फिर इनमें कहीं ना कहीं तो एक एनर्जी रहती है जो नकारात्मक चीजों को ग्रास्प करती है। दूसरा, ये कहीं ना कहीं तो ब्लैक मैजिक या ऐसे रिमेडीज में फंस जाते हैं, या इनका अट्रैक्शन रहता है ऐसे मंत्र तंत्र। देखिए, तंत्र अपने आप में बहुत ही बेहतरीन एक हमारा ट्रेडिशन है, लेकिन सही तंत्र को जानना इतना आसान नहीं है। तो लोग ब्लैक मैजिक में या ऐसी जो रेमेडीज होती है, गॉड रेमेडीज कहते हैं इसे, इनमें इनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगता है। और खास तौर पर धनु राशि का राहु और सैटर्न राहु अगर लग्न में है तो ऐसे जातक के ऊपर नकारात्मक प्रभाव रहता है, और ये मंदिर में जाने के बाद इनके विचारों में एक नकारात्मकता इनको महसूस होती है, उस देवता के खिलाफ या मंदिर के खिलाफ ही। तो ये भी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अगर 3rd हाउस में राहु है तो इनके घर के बाहर नॉन रिलीजियस लोग रहते हैं या फिर डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। 4th हाउस में राहु है तो घर, इनको सपने में स्नेक्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, यानी कि सांप। और दूसरा, इनके ठीक सामने कुछ ना कुछ तो ऐसे एनवायरमेंट ठीक नहीं रहता, ठीक घर के आसपास आपको नकारात्मकता महसूस होगी इनके घर में। तो 4th हाउस में राहु, लग्न में राहु हमने देखा धनु राशि का, सैटर्न राहु। और अगर 5th हाउस में सैटर्न के राहु के साथ सैटर्न मार्स ये कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे जातक ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व हो सकते हैं, मंत्र तंत्र में, जो इनके लिए ही नकारात्मक बन जाता है आगे जाकर। तो इसलिए सही रास्ते पे चलना चाहिए। और रेमेडीज, मैं यहां पर आपको एक रेमेडीज का सूत्र बता देता हूं। सूत्र यह है रेमेडीज का, रेमेडीज हमेशा देव पंचक की ही करनी चाहिए, यानी कि श्री गणेश, भगवान सूर्यदेव, भगवान विष्णु, भगवान महादेव,
और माँ भगवती योग माया, माँ पार्वती या उनके स्वरूप, और दूसरा भगवान हनुमान जी और भैरव, इनकी ही आपको साधना करनी चाहिए। अगर इनके बाहर आप कोई व्यक्ति जाता है तो निश्चित तौर पर उससे बहुत ही सावधानता बरतनी चाहिए। ये एक सूत्र है। ये क्यों, कैसे, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर आप इस पर चलते हैं, इस राह पर रेमेडीज के, तो बहुत ज्यादा आपका जीवन आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट सूत्र की तरफ चलते हैं, जुपिटर का। देखिए, अगर जुपिटर लग्न में है, वो खास तौर पर सैगिटरस का, और अच्छा बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति ने कभी भी मनी लैंडिंग पे नहीं देना चाहिए। यानी कि जो ब्याज कभी भी नहीं लेना चाहिए। इनको ब्याज नकारात्मक साबित होता है। और पैसों के व्यवहार इनको क्लीन ही रखना चाहिए, क्योंकि इनको ना मांगने से भी बहुत चीजें मिल सकती है। दूसरा, जुपिटर का सूत्र यह है कि जुपिटर जहां पर भी है कुंडली में विराजमान, वहां पे आपको ट्रस्ट रखना चाहिए उस सिग्निफिकेशन के रिलेटेड। आप भगवान पे भरोसा रखिए, उस सिग्निफिकेशन के रिलेटेड आप बहुत चीजें अपने आप ही पा जाओगे। जैसे अगर दशम भाव में जुपिटर है, तो आपको आपके करियर की प्रोग्रेस के बारे में, आप आपके जो आप जहां जिस देवता की आप साधना करते हैं, उन पे बस आप भरोसा कीजिए। 7th हाउस में तो विवाह के लिए, 5th हाउस में तो चाइल्ड के लिए, 4th हाउस में तो फैमिली के लिए, 9th हाउस में तो बहुत ही अच्छा रहता है। 11th हाउस में है तो अपने इनकम के लिए। आप जस्ट जो भी है, बस आप प्रे कीजिए अपने इष्ट देव को, आपको सक्सेस मिलेगा। तो ये है जुपिटर का कमाल। तो इसलिए जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन है कुंडली में, ये बहुत मायने रखता है। दूसरा, गोल्ड के रिलेटेड मैं बताता हूं। जिनकी कुंडली में जुपिटर 12th हाउस में या अष्टम भाव में है, और वीनस भी 12th हाउस में और अष्टम भाव में, ये दो प्लैनेट्स में कोई भी प्लैनेट्स, लेकिन खासतौर जुपिटर, और वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो सैटर्न और मार्स के एस्पेक्ट में है, वीनस भी, जुपिटर या वीनस, तो इन व्यक्ति को गोल्ड कभी भी लाभदायक नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को गोल्ड के पीछे नहीं भागना चाहिए। कहीं ना कहीं तो इनके जीवन में गोल्ड तकलीफ निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट सूत्र है मून और केतु। मून और केतु कुंडली में कहीं भी हो, और खास तौर पर अगर द्वितीय भाव में और चतुर्थ भाव में और लग्न भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में आनंद नहीं ले पाते अपने मानसिकता के कारण। और ऐसे व्यक्ति अपने खाने के वक्त पर हमेशा गड़बड़ करते, खाने को नकारात्मक बोलना, या इनको खाना पचता ही नहीं, खाने को ही नकारात्मक बोलना, या खाने के समय झगड़ा करना, घर में इनके एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहता, होम एनवायरनमेंट या डोमेस्टिक एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहता। स्कॉर्पियो लग्न के बारे में सूत्र देखते हैं। जहां पर भी स्कॉर्पियो हो, यानी कि वृश्चिक है, वहां पर व्यक्ति कंट्रोवर्सीज क्रिएट करता है, या उसको मिसअंडरस्टूड किया जाता है। वो बाकियों के बारे में जेलस फील करता है, इनसिक्योरिटीज फील करता है। अगर 10th हाउस में स्कॉर्पियो है, तो ऐसे व्यक्ति को बाकी के लोग मिसअंडरस्टूड करेंगे उसके करियर के बारे में। दूसरा, ये व्यक्ति जो बाकी के लोग होते हैं, उनके करियर के कारण डिस्टर्ब रहेगा, जेलस फील करेगा। 2nd हाउस में है तो फाइनेंस के कारण ये चीजें होगी। 5th हाउस में तो एजुकेशन के कारण ये चीजें होगी। 4th हाउस में अगर स्कॉर्पियो है, तो शायद किसी दूसरे के घर में जाने के कारण भी ये डिस्टर्ब हो सकते हैं। इनको इनसिक्योरिटीज फील होती है, तो ये होता है। दूसरा, जहां पर भी कुंडली में सैटर्न या कैप्रिकॉर्न होता है, तो एक कहीं ना कहीं तो जिंदगी में उस हाउस के सिग्निफिकेशन के कारण व्यक्ति को ब्लेम होता ही है। अगर 10th हाउस में है तो करियर में ब्लेम होता है, 7th हाउस में तो पत्नी ब्लेम करती है, 2nd हाउस में तो फाइनेंस के कारण ऐसे व्यक्ति के ऊपर ब्लेम आता है। ओके, तो इस प्रकार से है। 3rd हाउस में जितने भी शुभ प्लैनेट्स हो गए, नेक्स्ट सूत्र है, शुभ प्लैनेट्स हो गए, पॉजिटिव प्लैनेट, वीनस, जुपिटर, मर्क्यूरी, तो ऐसे व्यक्ति की हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, देखने के लायक होती है। दूसरा,
राहु और केतु के बारे में याद रखिए, केतु के बारे में खास तौर पर देखिए, राहु भ्रम है, केतु रियलिटी है। लेकिन केतु रियलिटी दिखाने का, केतु का तरीका बहुत ही खतरनाक होता है। वो आपको अनमास्क करता है सिचुएशन या लोगों को, कि आप रियलिटी देखकर इंसान हिल जाता है। तो इसलिए केतु की दशा में इंसान जमीन पर आता है, उससे रियलिटी चेक होता है अपने जीवन का। और केतु इतने खतरनाक तरीके से उसे रियलिटी दिखा देता है कि उसे पता चलता है कि ये रियलिटी है। लेकिन उसका जो वे होता है, वो दुख से वो रियलिटी देता है, और वो पीड़ा से देता है कि वो व्यक्ति को पता चले। यानी कि केतु व्यक्ति के ईगो को ठेस पहुंचाकर उसे आगे बढ़ाता है। ये सूत्र को याद रखिए। नेक्स्ट, 10th लॉर्ड अगर 8th हाउस में, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं तो जीवन में डाउनफॉल बहुत ही महसूस करता है। और ऐसे व्यक्ति को हमेशा से ही बिजनेस में 10th हाउस की जब दशा आती है तो बच के रहना चाहिए। नेक्स्ट सूत्र यह है, जुपिटर का आध्यात्मिक सूत्र है, अगर मून 4th हाउस में है और जुपिटर केंद्र में है, यानी कि 10th हाउस में या लग्न में या 7th हाउस में। देखिए, मून अगर कुंडली में 4th हाउस में, जुपिटर 10th हाउस में, लग्न में या 7th हाउस में, खासतौर अगर 10th हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति को जब भी ट्रांजिट में जुपिटर 12th हाउस में आता है, तो उसे दैवी चमत्कार महसूस होता है। अपने जीवन में ब्लेसिंग्स प्राप्त होते हैं, उसे ब्लेसिंग मिलते हैं भगवान के, जो चीज चाहता है स्पिरिचुअलिटी में या जीवन में, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से वो प्राप्त कर पाता है। और उसे जैसे कि भगवान का आशीर्वाद जिसे बोलते हैं, वो उसे प्राप्त हो। दूसरा स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड ही सूत्र है, अगर 12th हाउस में केतु है या 12th हाउस की दशा, 12th लॉर्ड की दशा, जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं उनको बहुत नकारात्मक जाती है, और जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनको बहुत ही अच्छी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस सूत्र को याद रखिए और अपने जीवन में आप इंप्लीमेंट कीजिए, या जब तक जब जो भी आप कुंडली देखेंगे उनमें आप इंप्लीमेंट कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़े वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए आज ही इस चैनल को, और फिर मिलेंगे किसी अच्छे विषय को लेकर। प्रणाम, ओम नमः शिवाय।